नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुकी है। राइट, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओवर। आई होप दैट यू हैव ऑल डन वेल। आपने अच्छा किया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और हम यहाँ पे आज जीएस पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन जो है जीएस पेपर 1 की एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिडोमिनेंटली डिस्कस करेंगे अबाउट questions from agriculture and questions from history. जो भी बचे कुछ सवाल है questions from history, we'll discuss that again in another set. Since we are doing this on priority basis, तो इसीलिए आपको कुछ पार्ट्स में ये डिस्कशन जरूर मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीएस पेपर 1 सेट सी में से सवाल मैंने लिए यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम जीएस क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ हिस्ट्री। राइट, चलिए सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5th, with reference to India, the terms हल्बी, हो एंड कुई pertain to what? Right? Although अगर आप इन टर्म्स को नहीं जानते हैं then it becomes a very very tough question, बट मैं कहूंगा ये एक मॉडरेट या फिर इजी लेवल का ही सवाल है, क्योंकि यहाँ पे इवन दो अगर आप नहीं जानते हैं कि वो डांस फॉर्म है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर केव पेंटिंग या फिर ट्राइबल लैंग्वेज है, तो यू कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एजुकेटेड गेस। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिव अवे है इस पर्टिकुलर सवाल में, वो है हो। और अगर आपने ट्राइब्स की प्रिपरेशन की है विथ रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने हो ट्राइब के बारे में जरूर सुना होगा। सेंट्रल इंडिया में राइट हो इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। राइट, तो मुंडा ट्राइब्स में ये लैंग्वेज बात की जाती है हो। तो यू नो अबाउट दिस। अगर आप हो को जानते हैं तो यू कैन ऑलवेज गेस ट्राइबल लैंग्वेजेस। इसका सही जवाब भी है कि दीज आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। सो हो इज स्पोकन इन दी सेंट्रल इंडिया। कुई और हल्बी आपको प्रेडोमिनेंटली ये ट्राइबल लैंग्वेजेस मिलेंगी इन ट्राइब्स ऑफ ओडिशा। हल्बी इज ऑल्सो प्रोमिनेंट इन सम ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र। तो अगेन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 इन दिस पर्टिकुलर सेट। पर्माकल्चर और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बीच में अंतर पूछा गया आपसे। ये सवाल आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें पढ़नी है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए, लंबे लंबे से ऑप्शन दिए हुए। इन सवालों में नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो जाता है कि ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन काफी आसान सा सवाल है ये भी। अगर आप पर्माकल्चर के बारे में जानते हैं तो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। पर्माकल्चर क्या होता है आपको बस ध्यान रखना है। पर्माकल्चर में एक कीवर्ड होता है इकोसिस्टम, यानी कि जब भी आप फार्मिंग करोगे या फिर एग्रीकल्चर करोगे अंडर पर्माकल्चर, इट इज इन कीपिंग इन व्यू विद द नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम के साथ ही आप फार्मिंग भी कर रहे हो। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम डाइवर्स होता है, नेचुरल इकोसिस्टम सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल मतलब यहाँ पे इस तरह की आप क्रॉप्स लगाओगे जो सालों दर साल सस्टेनेबल रहेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि हर साल आपको टिलिंग करनी है और सोइंग करनी है। राइट, ये जरूरी नहीं है। तो नेचुरल इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए आप पर्माकल्चर करोगे। चलिए इस बैकग्राउंड के साथ सवाल पढ़ते हैं। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इट इज प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन द मोनोकल्चर। अब ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है। देखिए अगर आप बात करोगे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में, समझ लीजिए मैं राइस सो कर रहा हूं या फिर वीट सो कर रहा हूं या फिर शुगर केन सो कर रहा हूं। कितने क्रॉप है? एक ही तो क्रॉप है। अब उस एक क्रॉप पे मैं सारी इरिगेशन लगा दूंगा, सारी फर्टिलाइजर्स लगा दूंगा और फिर इवेंचुअली मैं उससे अपनी यील्ड निकालूंगा। तो मोनोकल्चर ही तो है। तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही। अब अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो आपके आंसर होंगे ए या फिर बी। यहां पे आप एलिमिनेट कर दोगे सी और डी दोनों, तो इन दोनों में से एक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कन्वेंशनल फार्मिंग कैन इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी। एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि अगर कन्वेंशनल फार्मिंग में आप केमिकल्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, तो सॉइल की फर्टिलिटी तो डाउन हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। बट आपको पर्माकल्चर में ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। इससे आप डायरेक्टली आंसर पे चले जाओगे। द आंसर इज बी। राइट, अब अगर आप तीसरा स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट, कन्वेंशनल फार्मिंग और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, फाइन, बिकॉज वी आर यूजिंग दीज फर्टिलाइजर्स वगैरह, नॉट दो वेरी इजिली बट स्टिल। कह रहा है कि पर्माकल्चर इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन्स। पर्माकल्चर का मतलब ये है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके साथ ही आप फार्मिंग कैरी आउट करोगे। तो आप किसी रीजन में भी करोगे, उसी रीजन की जो एडवांटेजेस रहेंगी, उसी रीजन की जो कंडीशंस रहेंगी, उसके पर्याप्त आप फार्मिंग करोगे। सो स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 4 इज अगेन करेक्ट। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग मतलब आप सॉइल को कवर करोगे किसी चीज के साथ। नॉर्मली जो
रेसिड्यू होता है एग्रीकल्चर से, उसी से आप सॉइल को कवर करोगे, उसको मल्चिंग कहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन पर्माकल्चर, जो आप केमिकल फार्मिंग में नहीं करते हो। केमिकल फार्मिंग में आप क्या करोगे, यूरिया, डीएपी या फिर दूसरे आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो अप्लाई करोगे और फिर फार्मिंग करोगे। सो आंसर इज बी हियर। आई होप यू हैव पुट इट करेक्टली। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बात करता है पाम ऑयल के बारे में, राइट। अब ये भी काफी आसान सा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लगाओगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाम ऑयल। पहला स्टेटमेंट ही गिव अवे है, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। अब आपको ये ध्यान देना है कि इज इट नेटिव और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया में आया है, मतलब इसको ब्रिटिश लोगों ने लाया है, राइट। ब्रिटिश लोगों ने लाया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हुई थी इसी तरह की कल्टीवेशन, जहां पे कमर्शियल क्रॉप्स को लगाया था। तो साउथ ईस्ट एशिया में नेटिव नहीं, आपको ध्यान रखना है इट इज एक्चुअली अ नेटिव ऑफ अफ्रीका, और इसको अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। जैसे ही आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, ऑल्दो यहां पे आप फंस सकते हो क्योंकि इट इज अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, नो इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका इनटू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ऑल्दो यहां से काफी ज्यादा पाम ऑयल आता है, यहां पे आप इसको टिक कर सकते हो ये सोचकर कि पाम ऑयल इंपोर्ट्स हम लोग करते हैं, बहुत सारी पाम ऑयल इंपोर्ट आती है साउथ ईस्ट एशिया से, प्रेडोमिनेटली इंडोनेशिया, मलेशिया से। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ था, इंडिया और मलेशिया की रिलेशंस अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो वहां पे भी पाम ऑयल इंपोर्ट के ऊपर चर्चा जरूर हुई थी, बट इट्स नॉट नेटिव प्रॉपर्ली, इट्स नेटिव ऑफ अफ्रीका व्हिच हैज बीन ब्रॉट इनटू साउथ ईस्ट एशिया। प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स, इट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऑयल बेस्ड है, इसको कॉस्मेटिक में यूज करते हैं फॉर रिटेंशन। लिपस्टिक में आप जो लिपस्टिक लगाते हो फॉर इट टू बी रिटेन इट इज यूज्ड। इसके अलावा पाम ऑयल कैन बी यूज्ड to produce biodiesel. This is already well known fact here. तो प्लीज रिमेंबर ये जो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे बहुत से लोग फंस सकते हैं। तो अफ्रीका में इट इज नेटिव ऑफ अफ्रीका बट इज ब्रॉट इनटू साउथ एशिया। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। जैसे आप 1 को एलिमिनेट कर दोगे यू विल ऑलरेडी गेट द आंसर, दैट इज 2 and 3 वुड बी द आंसर, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अब अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन is the least water efficient crop, right? ठीक है, अब यहां पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, काफी आसान सा ये सवाल है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सा है? यहां द आंसर हियर इज प्रेडोमिनेटली यू कैन सी लीस्ट वाटर एफिशिएंट इज शुगर केन, विच इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। क्यों? वाटर एफिशिएंसी क्या होती है आपको जानना है कि वाटर एफिशिएंसी क्या होती है। वाटर एफिशिएंसी होती है कि पर यूनिट वाटर के लिए, पर यूनिट वाटर समझ लीजिए, अगर मैं कहूं 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर से ये जो प्लांट है कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है ये चीज देखी जाती है, राइट। हाउ मच ऑफ बायोमास डज इट प्रोड्यूस, दिस इज सीन। सो यू हैव टू सेलेक्ट द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप हियर एंड अंडरस्टैंडेबली शुगर केन आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। शुगर केन हो गई, राइस हो गई, व्हीट हो गई, दीज आर ऑल वाटर गजलिंग क्रॉप्स एंड शुगर केन इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप। ऑलमोस्ट 210 लीटर पानी लगता है 1 kg शुगर केन बनने के लिए, राइट। सो इट इज वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, राइट। अब अगर इसमें आपको बात करनी है विच इज द मोस्ट एफिशिएंट, आपको मिलेगा पर्ल मिलेट इज द मोस्ट एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब है 1 यूनिट वाटर के लिए कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है वो प्लांट, वो आपको जानना है। एंड द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप इज एब्सोल्युटली शुगर केन इटसेल्फ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इट रिलेट्स टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए नॉर्मली जब भी हम लोग तैयारी करते हैं बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आपको लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना हुआ है लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ये कुछ उसी तरह का एक सवाल है जहां पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे आपको सवाल आया है, जहां पे आपको बहुत सारी वेरिड नॉलेज लगानी है, यानी कि कौन इस पर्टिकुलर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच को फॉलो कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कहां पे हेडक्वार्टर, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी। और नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, जो भी एस्पिरेंट मुझसे पूछते हैं, तो इस तरह के सवालों के लिए इन जनरल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू माइट गो फॉर एन एजुकेटेड गेस इफ इट इज सीमिंग राइट, नहीं तो इट इज अ वेरी वेरी रिस्की क्वेश्चन अगर आपको पता है तो। देखिए यहां पे जो तीनों स्टेटमेंट है आपको सही स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच
एक प्रोजेक्ट है विच इज लेड बाय CCAFS, राइट। CCAFS इसको लीड करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनका जो कंसल्टेटिव ग्रुप है वो इट इज दी CGIAR, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगा, इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू रेफर टू दिस वेबसाइट जहां पे CGIAR क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की ये लोग बात करते हैं। CCAFS इट इज हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस इटसेल्फ, इट इज इन पेरिस। और इसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द मेन रिसर्च सेंटर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो इक्रिसैट है, इक्रिसैट इज फाउंड इन तेलंगाना में आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा। इनफैक्ट इक्रिसैट इज हेल्पिंग मेनी अदर सेमी एरिड रीजन्स, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी हम लोग मदद कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस में इंडिया के भी कुछ विलेजेस है, अफ्रीका के बहुत सारे विलेजेस है जहां पे इक्रिसैट इज हेल्पिंग, राइट। सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपको चीजें पता है देन यू कैन नोट इट, अगर आपने छोड़ा भी है तो आई वुड अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट दिस। बट इन जनरल ऐसे सवालों में आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हो अगर आपको सही लग रहा है, क्योंकि डाउट बहुत सारी चीजें हो सकती है, हेडक्वार्टर फ्रांस में है कि नहीं, यही इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, तो आई डू अंडरस्टैंड इफ यू हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और जाते हैं हिस्ट्री के डोमेन। हिस्ट्री का सवाल है, हिस्ट्री के सवाल मुझे लगता है कि मिक्स्ड थे, कुछ सवाल बहुत ही आसान थे, कुछ सवाल थोड़े से टफ थे जहां पे आपको एनालिटिकल लॉजिक या फिर एनालिटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। पहला हिस्ट्री का सवाल, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री भावभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वरा वर फेमस फॉर। अब यहाँ पे दिस अगेन बॉइल्स डाउन टू योर मेमोरी मतलब अगर आपने इसको पढ़ा है, अगर आपको याद है ये जो लोग है, ये जो पीपल है, अगर आपको याद है ये क्या करते थे या फिर ये क्या चीज है, देन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, राइट। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, अगर इसके बारे में जाना नहीं है, तो इट बिकम्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। सो आई पुट इट rather in a tougher question category here, क्योंकि it is more memory based question। तो इसका सही जवाब है they are playwrights, right? यानी कि इन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हुए। दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम रोमिला थापर्स बुक इटसेल्फ, जहां पे आप देख सकते हो कि हस्तिमल्ला, राजशेखर, क्षेमेश्वरा wrote plays which appear to have been more successful when read rather than performed. Please remember that they were playwrights, right? तो I'd put this as a tough question, और अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है then I do understand। और आपको ध्यान रखना है कि इट्स वेरी फाइन, यूपीएससी में ऐसा नहीं है सिविल सर्विसेज में कि आपको सारे 100 के 100 अटेम्प्ट करने। जो भी आपने एक डिसेंट लेवल पे अटेम्प्ट किए हुए दैट इज वेरी फाइन, अगर नहीं पता है इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड रादर देन गो फॉर नेगेटिव, राइट। नेगेटिव मार्किंग हो जाती है विच पुट्स यू इन डेंजर आगे चल के, राइट। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन वोटिंग राइट्स, क्वेश्चन नंबर 52 बात करता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 और वुमेन की वोटिंग या फिर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर के बारे में। देखिए स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग द वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। पहला स्टेटमेंट है दी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting of voting rights to all women above the age of 21। सबसे पहली चीज, अगर आपने इस चीज को पढ़ा है तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो चीज हुई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई थी। प्लीज आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑलराइट। सो नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। पहला जो ये है ये तो गलत है, यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट। तो पहला तो गलत है और बोथ 1 and 2 भी गलत हो ही जाएगा। तो इज इट ओनली 2 और नेदर 1 or 2? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, वुमेन को वोटिंग राइट्स ग्रांट किए गए थे सेम अबाउट द एज ऑफ 21। अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रॉपर्टी, इन चीजों से एक्सक्लूड जरूर किया हुआ था। काफी कम महिलाएं थी जिन्हें वोटिंग राइट्स मिली थी 1935। तो 1935 के बाद ये बदलाव जरूर आया था। लेकिन ये जो 1919 की चीज है इससे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके एक साल पहले अगर आपको याद होगा 1918 में ब्रिटिश ने वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन बिल लाया था, नॉट फॉर इंडिया। याद रखना है, उनके खुद के लोगों के लिए, यानी कि यहां पे वोटिंग राइट्स मिली थी नॉट टू इंडियंस, बट रिमेंबर इट वाज नॉट फॉर इंडियंस। 1918 में ब्रिटिश वुमेन को राइट टू वोट मिला था जरूर, नॉट फॉर इंडिया, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि वोटिंग राइट भी दिए हुए थे, कुछ रिजर्व्ड सीट भी दी थी महिलाओं को, स्पेशली इन दी लोअर हाउस। प्लीज आपको याद रखना है, ये एक बाई कैमरल हाउस सेटअप किया गया था 1935 में। तो यहाँ पे
लोअर हाउस में रिजर्वेशन दी गई थी, अपर हाउस में कोई रिजर्वेशन नहीं था। अगर यहाँ पे आपने इस चीज को भी गलत दिया हुआ है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज को किया होगा, क्योंकि आपको दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहे होंगे, बट द आंसर इज नॉट नेदर 1 और 2, द आंसर इज 2 ओनली। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि रिजर्वेशन दी गई थी महिलाओं को इन द लोअर हाउस इन द इंडियन लेजिस्लेचर, इट इज ट्रू। राइट, अगले सवाल पे चलते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 52 मैं कहूंगा इट वाज मॉडरेटली टफ, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने ये टिक किया है, आई वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे, ब्रिटिश नॉर्मली महिलाओं को राइट्स नहीं दिया, उन्होंने वोटिंग राइट नहीं दिया, एक्सेट्रा आपके दिमाग में चल रहा होगा, बट प्लीज रिमेंबर 2 ओनली इज करेक्ट। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 मैं कहूंगा एक फ्रीबी था। फ्रीबी मतलब बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही इजी सा सवाल। विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। राइट, अगर आप इस तारीख को याद रखोगे तो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। नाउ दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो दूसरी चीजें हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन फ्रॉम 7 प्रोविंसेस, ये तो इससे पहले ही हुआ है, आपको याद होगा 1937 में ही होगा, 1939 में सॉरी, जब भी जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ उसी समय पे रिजाइन कर दिया था। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड। अब ये एग्जैक्टली 1942 में नहीं हुआ, पहले से ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया जा रहा था। Cripps proposed an Indian union with full dominion status once the Second World War was over. Right? Again, this statement is again wrong with respect to the date. In fact, Cripps mission fail हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल किया। Right? आपको ध्यान देना चाहिए। Again, a freebie of a question, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं कि इसको आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर 54। राइट, क्वेश्चन नंबर 54 भी मैं कहूंगा एक फ्रीबी तरह का ही सवाल था। अगर आप इसको जानते हो तो इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड अ फ्री क्वेश्चन। एक फ्री का क्वेश्चन है, फिर से 2 मार्क आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। और अगर आप सोचोगे इनमें से कौन सा लीडर सबसे पहले प्रिजन में गया है, नहीं गया है, तो सभी लोग प्रिजन विजिट करके आए हुए हैं, सभी लोगों को ब्रिटिश ने अरेस्ट किया हुआ था। लेकिन अगर आप इस चीज को जानते भी नहीं है तब भी यू कैन गो फॉर अ एजुकेटेड गेस हियर। हाउ? यहां पे आपको लिखा हुआ है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, a translation of ancient Indian religious lyrics in English। अब religious lyrics आप जानते हो कि politics और religion की मिलीभगत कौन करते हैं? महात्मा गांधी। He used to say that politics without religion or without morality is something which is bad, right? So the answer for this is again M.K. Gandhi itself. You can see here M.K. Gandhi songs from prison, translation of इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल। तो अगर आप जानते हो तो इट इज वेरी इजी, बट एक गिव अवे दिया हुआ था, यहाँ पे गिव अवे भी दिया हुआ था रिलीजियस लिरिक्स के पर्सपेक्टिव से। राइट, क्वेश्चन नंबर 54 इज डन। आई होप यू हैव डन इट राइट। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी, बट यहां पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि मैंने इसको गलत कैसे किया। राइट, यहां पे आपको ध्यान से कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत है। काफी आसान सा सवाल है, लेकिन कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत है। विथ रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। प्लीज ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू आप बिग जाओगे, प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे पे आओगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी जो साइज है, और इन टर्म्स ऑफ साइज, राइट, इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के हिसाब से आपको छोटे साइज से आपको बड़े साइज पे जाना है। तो अगर यहाँ पे एक गांव दिया जाता है, फिर ग्राम दिया जाता है, राइट, तो काफी आसानी हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है परगना, सरकार और सूबा, और हम इसका जवाब जानते हैं। द आंसर फॉर दिस, इफ यू गो इन द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले आपको विलेज आएगा, विलेज वाज अंडर द हेड ऑफ मुकद्दम, फिर आपको आएगा परगना, परगना के ऊपर सरकार, और सबसे बड़ा रहेगा प्रोविंस या फिर सूबा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए, परगना से सरकार, सरकार से सूबा। असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। यहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सूबा से सरकार, सरकार से परगना आने का भी। अगर आपने ये टिक किया है तो प्लीज रिमेंबर दिस वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन, और दिस इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन जहां पे आपको सारी चीजें पता है फिर भी आप गलत करके आए हो, तो दिस इज समथिंग विच यू हैव मिस्ड आउट ऑन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर थिंग्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एक ऐसा सवाल है जहां पे मुझे लगता है करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा महत्वता आपको पता चलेगी। सवाल है हिस्ट्री का, जहां पे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल बेथुन फीमेल स्कूल। राइट,
अब अगर आपने पिछले 1 साल से 1.5 साल से अगर करंट अफेयर्स जरूर फॉलो किए हैं तो I'm क्वाइट श्योर कि आपने इसका आंसर इजीली दिया होगा। और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली अगर आपको एजुकेटेड गेस भी लेना है देन थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज एजुकेटेड, हु इज कनेक्टेड विद एजुकेशन। इससे आपने अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सवाल इसका जवाब दिया है तो सही जवाब है ये। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो 18 अगस्त 2020 को ये आर्टिकल आया था। कोलकाता 171-year-old Bethune College, a revolutionary institution that spawned many revolutionary women. अब यहां पे आप देखिए इन 1850 बेथ्यून अपॉइंटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज सेक्रेटरी, राइट। अब यहां पे एक जो मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट से वो है कि बेथ्यून फीमेल स्कूल है तो आपको लगेगा यार कोई फीमेल सेक्रेटरी होगी शायद, तो अगर सरोजिनी नायडू या फिर एनी बेसेंट आपने लगाया तो इट वुड बी अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया, आपने इस चीज को देखा है तो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, व्हिच प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक लेटर। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, अगेन जस्ट फॉर नॉलेज। नाउ आई होप यू हैव डन दिस राइट। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, अ रिलेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन, काफी आसान सा सवाल है। कुछ नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दे आर रिमेंबर्ड एज व्हाट, राइट। सो आपको बस ध्यान देना है यहाँ पे, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, दे आर रिमेंबर्ड एज व्हाट, राइट। अगेन अ वेरी इजी आंसर फॉर दिस, द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। क्यों गिव अवे है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने सुना होगा शाह नवाज खान के बारे में जरूर। शाह नवाज खान एक कैप्टन थे, इनको अरेस्ट किया गया था। INA ट्रायल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे नाम जरूर देखे होंगे, PK सहगल का, गुरबख्श सिंह ढिल्लों का, शाह नवाज खान का, दे वर ऑल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इनफैक्ट 1945 के बाद जब INA के ट्रायल्स चल रहे थे तो ये नाम काफी पॉपुलर भी हुए थे एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको इजीली अटेम्प्ट किया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 अगेन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। आपको देखना है कि सवाल इसका जवाब एग्जैक्टली है क्या, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट दिए गए। निजाम ऑफ अर्कॉट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, यानी कि जो निजामत ऑफ अर्कॉट थी वो हैदराबाद से एमर्ज हुई, ये स्टेटमेंट बता रहे हैं। मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये बता रहा है। थर्ड है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, राइट। तो देखिए अगर आपको ये चीजें पता है देन इट इज फाइन। अभी फिलहाल दिस इज द आंसर दैट वी आर गिविंग, ऑल्दो इसके ऊपर हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन देंगे जब रिसर्च होगी, प्रॉब्ली इन सेकंड पार्ट आई विल गिव यू मोर आंसर्स, बट एज ऑफ नाउ आंसर लुक्स लाइक 2, क्योंकि निजामत ऑफ अर्कॉट इट डिड नॉट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे हैदराबाद जो समवेयर हियर, अर्कॉट इज हियर, इट डिड नॉट एमर्ज आउट, ऑल्दो हैदराबाद की प्रिंसिपैलिटी जरूर थी। बट मैसूर का जो किंगडम था ये कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री है जरूर कि ये कार्व आउट या फिर एमर्ज आउट हुआ था विजयनगर एम्पायर से, राइट। रायास हैड क्रिएटेड दिस। इसके अलावा रोहिलखंड किंगडम इट वाज carved out or it emerged out of the Mughal territories, right? मुगल सल्तनत से ही बनी थी रोहिलखंड किंगडम। एट द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में कह सकता हूँ, जब भी मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे तो उस समय पे ये मुगल टेरिटरी से आए थे। ऑल्दो इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करके मैं आपको इसके बारे में जरूर फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगा विद इन सम टाइम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, जहां पे आपको केव्स के बारे में पूछा गया है, केव्स की लोकेशन के बारे में पूछा गया। काफी ट्रिकी सा सवाल हो सकता है क्योंकि देखिए ऑप्शंस काफी क्लोज दिए गए हैं। अजंता केव और कुछ रिवर के बारे में दिया गया है, सांची स्तूपा और केव एक रिवर के बारे में दिया गया, पांडुलेनी और रिवर के बारे में दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक गिव अवे है, लाई इन दी गॉर्ज ऑफ अ रिवर करके दिया है, तो आपको इस चीज पे हाईलाइट करना है, राइट। प्लीज रिमेंबर जब भी आप इन चीजों को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि क्या ये गॉर्ज में है। ये सवाल अगर आप पूछोगे, ये सवाल अगर आप सोचोगे एग्जामिनेशन में, आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा, राइट। देखिए इसका जवाब है ए, अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ द वाघोरा रिवर और वाघुरना रिवर ऑल्सो। लेकिन सांची स्तूपा की बात कीजिए, सांची तो एक हिल है, इट कैन नॉट बी द गॉर्ज ऑफ चंबल, मोर ओवर नॉट इवन चंबल, इट इज क्लोजर टू द बेतवा रिवर। इसके अलावा पांडुलेनी कीव, पांडुलेना और पांडुलेनी कीव्स near Narmada but do not lie in the gorge. The Amravati Stupa again they are not in the gorge of Godavari, closer to these rivers, but आपको इसको ध्यान देना है। रीड बिटवीन द लाइंस जो हम लोग कहते हैं एग्जामिनेशन में, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड सी इफ द लाई इन द गॉर्ज। और यहाँ पे भी 50-50 अगर आप अटेम्प्ट करना चाहोगे तो केव
के ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि अगर स्तूपा बनना है तो प्रेडोमिनेटली ओवर अ हिल इट वुड बी कंस्ट्रक्टेड, बट केव्स आर समथिंग व्हिच माइट बी इन द गॉर्ज, बट अगेन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेजेस। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, स्पेशली स्टेटमेंट के ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर डे बाय यूनिसेफ, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा सही जवाब है, कौन सा गलत जवाब है, आपको देखना है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बताता है द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगेन आपको चीजें हैं, कभी कभार मिस्टेक्स कहां हो जाती है जब आप गेस वर्क करते हो। ये मैं कहूंगा दिस वाज अ रादर टफ क्वेश्चन, इनफैक्ट मिसलीडिंग क्वेश्चन आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब है तो आप यहां पे फंस सकते हो। अब दूसरी चीजें यहां पे लिखा हुआ यूनिसेफ, रीड बिटवीन द लाइंस करोगे आप यहां पे फंस सकते हो। इसके अलावा इज इट रियली ट्रू, यहां पे भी आप फंस सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखोगे तो इसको आप कैच कर सकते हो कि पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ऑल्दो 21 फरवरी ठीक है, तारीख के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे यूनिसेफ दिया गया। अब आप जानते हो यूनिसेफ इट वर्क्स एज यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस फंड। तो ये क्यों लैंग्वेज के साथ कुछ चीज करेगी? आपको पता है कि अगर लैंग्वेज के साथ कोई चीज करनी है तो वो बॉडी रहेगी यूनेस्को। इनफैक्ट यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अनाउंस किया था 21 फरवरी 1999 को, और ये किसकी कॉमेमोरेशन में हुआ था? ये इसी की कॉमेमोरेशन में हुआ था। अगर आप देखोगे कि इसको क्यों डिक्लेयर किया गया था, इट वाज डन बिकॉज ऑफ दिस इटसेल्फ। अगर आप देखोगे ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली दे डिड अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग बांग्ला एज वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। इनफैक्ट इनकी एक बहुत ही लंबी मूवमेंट चली थी कि बांग्ला लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज बनाए पाकिस्तान की। उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए आप देख सकते हो 21 फरवरी 1999 को द यूनेस्को अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन मेकिंग इट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट। तो इन सवालों के बारे में एनालिसिस किया हुआ है। आशा करता हूं कि आपने ये सारे सवाल सही किए होंगे। टिल वी मीट इन द सेकंड पार्ट, दैट इज इट राइट नाउ। जय हिंद।